हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या आ सकते हैं, आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित शहरों में पढ़ा। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। ईपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू किया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, आपको क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लास प्राप्त होता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन, क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में डेली बेस के आधार पर आपको परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जाता है, के माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलता है। और तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स प्राप्ति होती है। एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से अधिक प्रकार के कोर्स जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप इन कोर्सेज का एक साथ बेनिफिट उठाते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप 44,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अब अनअकैडमी के जो नेक्स्ट कॉम्बाट की शुरुआत हो रही है, जो अगला कॉम्बाट है वो 7 फरवरी को है और ये 7 फरवरी 2021 को की टाइमिंग 11 AM है। आप इसमें इनरोल करके अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और बहुत सारे प्राइजेज जीत सकते हैं और अपने तैयारी को भी जज कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। और ये 60 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, इसमें 13 कॉम्बाट्स होगा, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी और अल्टरनेटिव संडे को होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और 1 से 3 रैंक तक आते हैं तो आपको अनअकैडमी के 3 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा। और यदि आप 4 से लेके 150 रैंक के बीच कहीं पर आते हैं तो फिर आपको 1,000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर जो है वो दिया जाएगा। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ऑल इंडिया रैंकिंग पर अपनी स्थिति को जज करें और फिर आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी के बेहतर प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए 25 जनवरी से नए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। अब 25 जनवरी से शुरुआत होने वाले इन बैचेज में इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल है, एनसीईआरटी आधारित बैचेज है, फुल लेंथ कोर्स है। किसी में से आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से घर बैठे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो आप इन बैचों का सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन लेने में ये ध्यान रखें कि आप कम से कम कम्बो पैक का प्रयोग करें, तो आपको इकोनॉमिकली सहूलियत होगी।
यदि प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का, तो यह 88,705 में, और यदि 24 मंथ का लेते हैं तो यह 1,31,510 में, और मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर वाईटी तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और प्लस कोर्स जीएस का भी लेते हैं तो 12 मंथ का ये आपको 70,103 में, और 24 मंथ का जो होगा यह 99,680 में, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आप 10% को प्राप्त कर लेंगे। तो आप कम्बो पैक का प्रयोग करें, और 25 जनवरी से पहले जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है जो आप लोग ले लें, क्योंकि 25 जनवरी को ये बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 25 जनवरी को ले ले, अन्यथा उसके बाद आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना होगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का आधुनिक भारत के लेक्चर में स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या है कि हमने एक मैराथन सेशन के रूप में आपके पास लेक्चर दिया था, जिसमें यूरोपियों के आगमन के बारे में हम लोगों ने मैंने चर्चा किया था। और यूरोपियों के आगमन के बारे में जो लेक्चर में हमने चर्चा किया है, तो बेसिकली उसमें दो टॉपिक पर हमने चर्चा की है। टॉपिक पर सबसे पहला उसमें तो एक था कि जो यूरोपीय आए उनके आने के पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, के आने के पीछे की क्या पृष्ठ तरीके से आए, पृष्ठभूमि थी, वो हमने चर्चा किया है। और इसको भारत और इन वर्ल्ड का जो यूरोप का स्तर था उसके स्तर पर आने की पृष्ठभूमि, और दूसरा कि इसमें मूल रूप से हम लोगों ने भारत में पुर्तगाली शक्ति के आगमन, उसके विस्तार, पुर्तगाली शक्ति के बारे में, उसका आगमन कैसे होता है, कैसे उसका विस्तार होता है, कहाँ कहाँ उसकी कंपनियां थी, भारत में कहाँ कहाँ पर उसने फैक्ट्री स्थापित किए थे, और फिर कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे, भारत में उनकी शक्ति का सीमित कैसे होना होता है, और फिर भारत में पुर्तगालियों की देन क्या, इन सभी एस्पेक्ट पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं यूरोपियों के आगमन के लेक्चर 1 में। तो जो लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे वो भी देख लेंगे। और आज हम जो लेक्चर 2 का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर 2 में है, आज इसमें हम बेसिकली दो टॉपिक को कवर करने जाएंगे कि भारत में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डचों का आगमन, और भारत में कहाँ कहाँ पर उसकी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ थी, डचों का आगमन, इसके ऊपर बिल्कुल ये पीटी ओरिएंटेड क्लास होगा। और उसी तरीके से दूसरा टॉपिक करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी का आगमन, और ये भी जो फ्रांसीसी का आगमन होगा तो पीटी आधारित होगा, बिल्कुल फैक्ट आधारित क्लास है। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा वो आगे हम कवर कर लेंगे। इन दो टॉपिकों पर हम कवर करेंगे, और एक टॉपिक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अलग से, बीच में एक डेनिश कंपनी है वो भी इसमें कवर कर लेंगे। और जो हमने शुरुआत की थी आधुनिक भारत की उत्तरवर्ती मुगल से, तो उत्तरवर्ती मुगल पर दो लेक्चर जो है सो वो कंप्लीट आपके साथ के पास मैंने भेज दिया है। तो जो भी अभी तक उत्तरवर्ती मुगल का भाग 1 नहीं देखे होंगे वो भी देख लेंगे, और इसका जो भाग 2 है वो भी आप देख लेंगे, ताकि आपका मॉडर्न इंडिया का पूरा जो टॉपिक है वो कवर होता जाए। तो पहला टॉपिक इस पर था सिलेबस एनालिसिस, दूसरा उत्तरवर्ती मुगल भाग 1, फिर जो दूसरा टॉपिक था वो मैराथन वाला जिसमें हमने इस पर चर्चा की थी, फिर तीसरा टॉपिक मॉडर्न इंडिया का भाग 2 उत्तरवर्ती मुगल, और आज आप डचों के और फ्रांसीसियों के आगमन के पढ़ने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी और तब क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग डच शक्ति का आगमन और भारत में विस्तार, तो आप एक हेडिंग बनाएंगे डच शक्ति का आगमन, यानी डचों का आगमन, डच शक्ति का आगमन और भारत में उसका जो विस्तार होता है, आगमन एवं विस्तार, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भारत में डचों का आगमन है और डच शक्ति का विस्तार है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये जो डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, ये कंपनी को 4 अधिकार प्राप्त है। कंपनी स्थापित हुई थी तो क्या था, इस कंपनी को प्रारंभ से ही 4 अधिकार प्राप्त था, और वो जो 4 अधिकार प्राप्त था, तो वो क्या क्या 4 अधिकार प्राप्त था इस कंपनी को, तो सबसे पहला अधिकार इस कंपनी को प्राप्त था कि अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनी को युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था, कंपनी को युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था।
दूसरा, इस कंपनी को संधि करने का अधिकार प्राप्त था, युद्ध करने का, संधि करने का अधिकार प्राप्त था। तीसरा, इसको इलाके यानी क्षेत्र जीतने का अधिकार प्राप्त था, इलाके जीतने का अधिकार प्राप्त था। और चौथा जिसको अधिकार प्राप्त था वो फोर्ट बनाने का यानी किला बनाने का अधिकार था। और ये जो चारों अधिकार इसको दिए गए थे कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन चारों अधिकारों को प्रदान करने का उद्देश्य एक और केवल एकमात्र यही था कि व्यापार में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, व्यापार में लाभ प्राप्त करना, और इस लाभ प्राप्त करने के क्रम में जो भी कठिनाइयां आती है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है ये जो है सो अधिकार दिया गया था। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसको 4 अधिकार दिए गए थे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब भारत में जब डचों का आगमन होता है कि जैसे पुर्तगाली आए और पुर्तगाली के बाद जो दूसरी भारत से आने वाली शक्तियां हैं वो डच है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत आगमन होता है तो भारत में जो इसकी व्यापारिक कोठियां थी, व्यापारिक कोठी का क्या अर्थ होता है मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक कोठी हो जाएगी, डच कंपनी की व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ कहाँ पर हो जाएगी, ये ध्यान में रखेंगे, व्यापारिक कोठी और उसका विस्तार। तो डच कंपनी की जो व्यापारिक कोठी थी कहाँ पर, बेसिकली भारत में, वो कहाँ कहाँ पर था। तो सबसे पहले जो पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी भारत में वो 1605 में खोला गया था, और वह डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से 1610 ईस्वी में इसने एक पुलिकट में, बंगाल में पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1616 में सूरत में इसने डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, सूरत में। इसी प्रकार से 1623 में भारत के साथ साथ कई बाहर के क्षेत्रों में भी इसने डच फैक्ट्री की स्थापना हुई, जिसमें मलाई या मलाया का क्षेत्र, जिसको मलेशिया कहते हैं, मलाया, एवं इंडोनेशिया में इसने डच फैक्ट्री की स्थापना की, मलाया एवं इंडोनेशिया में, क्योंकि उस समय इंडोनेशिया जो था स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ये स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, स्पाइस द्वीप यानी कि मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था। और पहले ही यूरोपियों के आगमन वाले में बता चुका हूँ कि यूरोपीय कंट्री में उस समय मसालों की मांग या भारतीय एशियाई उत्पादों की मांग काफी अधिक थी, जिसमें मसाला भी शामिल था। तो 1623 में, इसी प्रकार से 1641 में इसने आंध्र प्रदेश के तट पर विमलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना की, विमलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना। फिर 1645 में जो करिकाल है या करैकाल है, करैकाल में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। और इसी प्रकार से 1653 ईस्वी में बंगाल में दूसरा डच फैक्ट्री जो चिनसूरा में स्थापित किया गया था, चिनसूरा में डच फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और 1658 में एक साथ कई सारे स्थानों पर डच फैक्ट्रियां, जिसमें कासिम बाजार जो बंगाल में था, कासिम बाजार में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। उड़ीसा के बालासोर में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। बिहार के पटना में इस समय डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। फिर इस समय नागपट्टनम, तमिलनाडु के तट पर नागपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और इसी वर्ष श्रीलंका में भी डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और एक और डच फैक्ट्री इन्होंने बताया 1663 ईस्वी में, वो कोचीन में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो ये इतना जो फैक्ट है डचों के भारत आने के संदर्भ में, इसको आपको याद रखना है। कई बार ये अरेंज करने के लिए आ जाएगा, ईस्वी नहीं होगा, लेकिन अरेंज करने के लिए आ जाएगा कि भारत में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्रियां स्थापित गई उसको क्रम में सजाइए, या वर्ष के साथ भी हो सकता है। तो 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, फिर 1616 में सूरत, फिर 1623 में मलाया और इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में ये साउथ ईस्ट एशिया का एरिया हो जाएगा, वहां पर स्थापित। फिर 1641 में विमलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, 1641 करैकाल केरल के तट पर, 1653 चिंसूरा बंगाल में, 1658 एक साथ कासिम बाजार पश्चिम बंगाल, बालासोर उड़ीसा, पटना बिहार, नागपट्टनम तमिलनाडु और श्रीलंका में, और फिर कोचीन में 1663 में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, जो मछलीपट्टनम है वो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा। ये हो जाएगा मछलीपट्टनम जहाँ पर हुआ। पुलिकट का जो एरिया हो जाएगा वो बंगाल में था, तो पुलिकट का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। ये P4 पुलिकट समझेंगे। सूरत जो है सो बिल्कुल ताप्ती नदी के किनारे, तो यहाँ पर डचों ने सूरत, S4 सूरत में कोठी खोली। फिर मलाया इंडोनेशिया, फिर बिमलीपट्टनम जो है इन्होंने आंध्र प्रदेश में व्यापारिक केंद्र खोला था, तो यहाँ पर V4 विमलीपट्टनम हो जाएगा। फिर करैकाल जो केरल के तट पर हो जाएगा, यमन माहे करैकाल, तो वहां पर फिर चिंसूरा पश्चिम बंगाल में जिन्होंने जट की फैक्ट्री खोली थी, चिंसूरा हो जाएगा। फिर कासिम बाजार हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, कासिम बाजार के क्षेत्रों में। उड़ीसा में जो है सो बालासोर हो जाएगा, यहाँ पे ये बालासोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पी स्टैंड पटना हो जाएगा, यहाँ पर खोला। तो इस तरीके से मूल रूप से आप देखेंगे कि जो डचों की व्यापारिक कोठियां थी वो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र के सहारे और कुछ पश्चिम तटीय क्षेत्र के सहारे इन्होंने व्यापारिक कोठियां खोली। क्या आपने देखा है कि जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, तो पुर्तगालियों की अधिकांश व्यापारिक कोठियां कहाँ थी? भारत के पश्चिम तट के सहारे थी। प्रारंभ में ये युद्ध के या टकराने के उद्देश्य से, बचने के उद्देश्य से पूर्वी तट पर इनकी अधिक डच फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये भारत में प्रमुख डच फैक्ट्रियां थी जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये पीटी में आएगा, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी, हर एक एग्जाम में आपके लिए यह लाभदायक होगा। जिस एग्जाम में भी जाएंगे वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य जो फैक्ट हो जाएगा, अन्य जो पॉइंट हो जाएगा, अन्य तथ्य जो हो जाएगा, अन्य तथ्य किसके बारे में? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच के बारे में। तो वो हो जाएगा जो वर्षवार ही घटनाक्रम के रूप में जाने, तो वो एक प्रमुख घटना है 1690 ईस्वी की। और 1690 ईस्वी में क्या था कि इस समय तक पुलिकट जो था, 1690 तक पुलिकट जो था डचों का, पुलिकट डचों का मुख्य केंद्र था, डचों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। भारत में तरीके से कह सकते हैं डचों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था, भारत में प्रशासनिक केंद्र था। लेकिन इस वर्ष जो है पुलिकट के स्थान पर एक नया प्रशासनिक केंद्र बना लिया इन लोगों ने, जो पूर्वी तट पर अवस्थित था। वो हो जाएगा नागपट्टनम में इन लोगों ने अपना नया प्रशासनिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलिकट के बाद डचों ने कौन सा अपना महत्वपूर्ण केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप किया? तो नागपट्टनम। और कब किया था? तो 1690 ईस्वी में। फिर 1638 ईस्वी में भी है कि शाहजहां ने डचों को 1638 ईस्वी में, 1638 शाहजहां का शासनकाल हो जाएगा। 1638 ईस्वी में शाहजहां यानी कि जो मुगल शासक शाहजहां थे, शाहजहां ने डचों को सोरा का व्यापार करने, डचों को सोरा का व्यापार करने, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग होता था, तो सोरा का व्यापार करने की अनुमति दी थी, सोरा का व्यापार करने की अनुमति दी थी। और इसी तरीके से 1662 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में, 1662 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में डचों को 62 में औरंगजेब के शासनकाल में एक फरमान द्वारा, औरंगजेब के शासनकाल में एक फरमान द्वारा 3.5% की चुंगी अदायगी के दर पर 3.5% टैक्स, यानी चुंगी जिसको आप कह सकते हैं टोल टैक्स, टैक्स के दर पर बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। बिहार से, दूसरा बंगाल से और तीसरा उड़ीसा से व्यापार करने का इनको अधिकार मिल गया, व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो यहाँ पर ये तीनों प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने डचों को शोरा का व्यापार करने की अनुमति दी? तो शाहजहां ने। और कब दी? तो 1638 में। फिर ये प्रश्न हो सकता है कि किस और मुगल बादशाह ने डचों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा से 3.5% टैक्स के बदले में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने। और कब दिया था? तो 1662 में दिया था। फिर नेक्स्ट जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा वो घटना है एक 1657 का। और 1657 की एक घटना क्या है कि इस वर्ष गोलकुंडा के शासक ने, जो दक्षिण भारत में थे, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के
शासक ने डचों को सिक्का ढालने का अधिकार दे दिए थे। गोलकुंडा के शासक ने डचों को उनके राज्य में डचों को सिक्का चलाने का यानी उनको सिक्का चलाने का सिक्का ढालने की अनुमति दी थी। ढालने की अनुमति। तो जाहिर सी बात है कि सिक्का जो होता है ना, एक तरीके से क्या होता है कि सोवर्जिनिटी का सूचक होता है। उस पर शासक का नाम, तिथि, अंकित सब कुछ होता है, तो सोवर्जिनिटी का सूचक है। तो यह दिया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक ने डचों को अपने यहाँ सिक्का ढालने की अनुमति दी थी। तो गोलकुंडा के शासक ने। और किस वर्ष दिया था? तो 1657 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और इसी वर्ष जो है ना, यहाँ से डच गोलकुंडा से अगला एक पॉइंट और रखेंगे कि 1676 में गोलकुंडा के शासक ने ही डचों को टैक्स के बिना व्यापार कर शासक ने डचों को टैक्स के बिना डचों को सीमा शुल्क के बिना व्यापार करने का अधिकार दिया था। सीमा शुल्क के बिना व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो ये याद, ये जो 5-6 फैक्ट हो गए कि 1690 में पुलिकट में डचों का जो प्रशासनिक केंद्र था वो बन गया नागपट्टनम, बहुत महत्वपूर्ण है। 1638 में शाहजहां ने डच को सोरा व्यापार करने की। 1662 में औरंगजेब के शासनकाल में एक फरमान द्वारा 3.5% टैक्स की दर पर इन्हें बिहार, बंगाल, उड़ीसा से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1657 में गोलकुंडा के शासकों ने इन्हें सिक्का ढालने की अनुमति दे दी। और 1676 में गोलकुंडा के शासकों ने ही इनको करमुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। और भारत के साथ जो डचों का व्यापार था, तो भारत के साथ डचों के जो व्यापार थे उसमें सूती वस्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के साथ जो डचों का व्यापार था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस वस्तु का था? तो वो सूती वस्त्र हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया 3 पॉइंट के सहारे, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या क्या आपको बताया है? तो सबसे पहले भारत में जो डच फैक्ट्री, तब सबसे पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई इसके बारे में आपको बताया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, उसको क्या राइट था, वो कहाँ कहाँ पर भारत में व्यापारिक कोठी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट आपको फैक्ट के हिसाब से बताया है वो कहाँ कहाँ पर इनकी प्रशासनिक केंद्र थे, किस तरीके से चेंज हुआ, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस बीच में एक और छोटी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको जान लेना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर जाने से पहले। वो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश डेनिश कंपनी का डेनिश कंपनी का भारत आगमन। डेनिश कंपनी का भारत आगमन। तो तीसरी कंपनी है ये डेनिश कंपनी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डच के बारे में पढ़ चुके हैं, अब डेनिश कंपनी। तो सबसे पहले 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 3 ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है जिसके बारे में आपको जानना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और भारत में इनका जो था एक दो व्यापारिक केंद्र था। 1620 में इन्होंने भारत में जब व्यापार करने के लिए आए तो त्रावणकोर में अपनी एक व्यापारिक फैक्ट्री खोली, त्रावणकोर में। और दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री 1676 में खोला पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली 1676 में। और 1845 में भारत के साथ इनका बहुत सारा व्यापार था नहीं। 1845 में भारत अवस्थित सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार को बेचकर भारत में अवस्थित अपनी सारी संपत्ति को भारत में अवस्थित अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया। किसको? अपनी सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार को बेचकर ये यहाँ से चले गए। तो बस 4 पॉइंट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखना है। और वो जो 4 पॉइंट आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में याद रखना है वो है 1616 में जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो 1620 में जिन्होंने त्रावणकोर में एक डेनिश व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की, 1676 में श्री रामपुर में इन्होंने जो पश्चिम बंगाल में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, और 1845 में यहाँ पर जितनी भी इनकी संपत्ति थी भारत में सब वो ब्रिटिश सरकार को बेचकर भारत से चले गए।
नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक कंपनियां हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नेक्स्ट लिखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी का भारत आगमन, फ्रेंच कंपनी का भारत आगमन। तो जो फ्रेंच कंपनी का भारत आगमन है, इसमें इसके जो कंपनी के स्वरूप होंगे वो आगे की चीज़ों को समझने में आपके लिए मददगार होगा, क्योंकि एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है उसमें फ्रेंच कंपनी की पराजय होती है। तो उसको समझने के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कंसस रहने की ज़रूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर इनका काम चलता है और किस तरीके से ये यहाँ पर व्यापारिक कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई चौदहवें लुई चौदहवें के शासन काल में हुई थी, लुई चौदहवें के शासन काल में हुई थी। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो फ्रांस का सम्राट राजा लुई चौदहवें उसके शासन काल में हुई थी, शासन काल में हुई थी। और उसके शासन काल में जो हुई थी तो उस समय बेसिकली इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। तो इस योग्य मंत्री कोलबर्ट के सुझाव पर जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है किसके सुझाव पर स्थापित हुआ था, तो कोलबर्ट के सुझाव पर। और जिस समय ये कंपनी स्थापित हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको नाम जो था इसका द कंपनी दी द कंपनी दी ओरिएंटल इसका नाम था, द कंपनी दी ओरिएंटल इस कंपनी का नाम था, द कंपनी दी ओरिएंटल इसका नाम था। ये कभी कभी पूछ बैठता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी क्या नाम था, द कंपनी दी ओरिएंटल किसके शासन काल में, लुई चौदहवें के शासन काल में। किसके सुझाव पर हुआ था, तो उसके मंत्री कोलबर्ट के सुझाव पर। और किस वर्ष हुआ था, तो 1664 में हुआ था। अब 1667 में एक इस कंपनी की तरफ से 1667 में इस कंपनी की तरफ से फ्रांसिस कैरोन का भारत आगमन होता है। इस कंपनी की तरफ से फ्रांसिस कैरोन का आगमन होता है, फ्रांसिस कैरोन का आगमन। और ये जो फ्रांसिस कैरोन का आगमन होता है बेसिकली किस लिए होता है, तो व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए, व्यापारिक अधिकार या फरमान प्राप्त करने के लिए ये फ्रांसिस कैरोन का आगमन होता है। किस कंपनी की तरफ से, तो वही जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उसके तरफ से। और इसी दल को जब आज्ञा मिल गई तो 1668 ईस्वी में जब इस फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में जो दल आया था उसको जब आज्ञा मिल गई तो फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में सूरत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, सूरत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो 1668 में। इसके बाद इस कंपनी का जो विस्तार होने लगा भारत में तो 1669 में इसकी अगली फैक्ट्री स्थापित होती है। वो पूर्वी तट पर था, मसूलीपट्टनम, पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। सूरत हो गया पश्चिमी तट पर, गुजरात। यानी कि यदि इसको मैप के सारे लोकेट करके आप देखते जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सूरत जहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी गुजरात में। और यहाँ पर हो जाएगा मसूलीपट्टनम जहाँ पर इन्होंने पूर्वी तट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। और इसके बाद जो है सो जब मसूलीपट्टनम की स्थापना होती है तो इन दोनों फैक्ट्रियों की जो जिम्मेदारी होती है, इन दोनों फैक्ट्रियों की जो जिम्मेदारी होती है ये फ्रांसिस मार्टिन को सौंप दिया जाता है। ये फ्रांसिस जो मार्टिन था तो फ्रांसिस मार्टिन को इन दोनों कंपनियों का जो या दोनों जो व्यापारिक केंद्र थे उसकी उत्तरदायित्व तो फ्रांसिस मार्टिन को दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि 1672 में एक और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए घटना घटती है। वो यह होती है कि एडमिरल डे के द्वारा, एडमिरल डे नाम ही इसका है, एडमिरल डे, एडमिरल डे के द्वारा क्या किया जाता है, गोलकुंडा के सुल्तान से, गोलकुंडा तो एक जो है सो कहते हैं कि गोलकुंडा के सुल्तान से, गोलकुंडा के सुल्तान से कुछ क्षेत्र को जीत लिया जाता है या छीन लिया जाता है। गोलकुंडा के सुल्तान से कुछ क्षेत्र को जीत लिया जाता है और वहां पर भी वो एक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, ये ध्यान में रखेंगे।
फिर 1600, तो ये कौन था, ये पूछा जा सकता है कि किसने गोलकुंडा के सुल्तान से कुछ क्षेत्र को जीता था, तो एडमिरल डे के द्वारा। प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में। द्वितीय फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, मसूलीपट्टनम में। कौन आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, तो फ्रांसिस कैरोन आया था। और उसके बाद जो सूरत और मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना, उसका पूरी जिम्मेदारी किसको डाल दी गई थी, तो फ्रांसिस मार्टिन के ऊपर डाला गया था, ये ध्यान में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो ये हो जाएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से 1673 की जो एक घटना है वो इनके लिए अधिक महत्व का है। तो 1673 में क्या है कि फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, या फ्रांसिस या फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, ये नाम सब याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछता है। फ्रैंको मार्टिन के द्वारा वलीकोंडपुरम के शासक से पुडुचेरी प्राप्त किया जाता है। फ्रैंको मार्टिन के द्वारा वलीकोंडपुरम के शासक से, ये पूछा जा सकता है किस शासक से, तो वलीकोंडपुरम के शासक से पुडुचेरी ये लोग प्राप्त करते हैं। ये मैं घिस देता हूँ, वलीकोंडपुरम के शासक से पांडिचेरी उस समय जाना जाता था, तो पांडिचेरी प्राप्त होता है, पांडिचेरी प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, तो फ्रैंको मार्टिन 1673 ईस्वी में। और ये जो प्राप्त करता है तो इसके बाद पांडिचेरी का विकास होता है। हालांकि कुछ समय के बाद जब युद्ध की शुरुआत होती है, डच और फ्रेंच भी आपस में लड़ते हैं, तो हालांकि कुछ समय के बाद, समय यानी 1673 के जस्ट कुछ समय के बाद डचों के द्वारा यह जीत लिया जाता है पांडिचेरी। समय के बाद डचों के द्वारा पांडिचेरी को जीत लिया जाता है, पांडिचेरी को जीत लिया जाता है, लेकिन जीत लिया जाता है, लेकिन फिर से जीत लिया जाता है, लेकिन एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं, और वो संधि होती है 1697 में। लेकिन 1697 में एक संधि होती है, जिस संधि को कहते हैं रेजविक की संधि। रेजविक की संधि, इस संधि को याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो 1697 की रेजविक की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गया, के द्वारा फ्रांसीसी को पुनः पांडिचेरी प्राप्त हो गया, पुनः पांडिचेरी मिल गया, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किसने वलीकोंडपुरम के शासक से पांडिचेरी प्राप्त किया था, तो फ्रैंको मार्टिन ने। यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के शासक से, तो वलीकोंडपुरम का जो शासक था उससे पांडिचेरी प्राप्त किया था। कुछ समय के बाद जब डच और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा होती है तो डचों के द्वारा जीत लिया जाता है। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1697 में हुई रेजविक की संधि के तहत क्या होता है कि फ्रांसीसियों को फिर से पांडिचेरी मिल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी वो हो जाएगी 1673 की एक और महत्वपूर्ण घटना है। और 1673 की वो महत्वपूर्ण घटना है कि इस वर्ष बंगाल के जो सूबेदार था, और बंगाल के सूबेदार, 1673 का वर्ष है और 1673 में मुगल बादशाह कौन हो जाएगा, औरंगजेब। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, और जब औरंगजेब के समय में उत्तर पूर्वी भारत का अभियान आपको पढ़ाया था तो याद होगा कि शाइस्ता खां को इसने नियुक्त किया था, वही शाइस्ता खां है। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के अनुमति से अनुमति से चंद्रनगर में इन्हें कारखाना स्थापित करने का, या व्यापारिक केंद्र बंगाल के चंद्रनगर में फैक्ट्री खोलने का इनको अधिकार मिल गया। फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिल गया, चंद्रनगर में फैक्ट्री खोलने का अधिकार। ये वही चंद्रनगर है जो आगे चलकर जब प्लासी का युद्ध होगा 1757 में, तो 1757 में यहीं पर चंद्रनगर भी है तट के पास। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, ठीक उससे पहले क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा भी फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर ली जाती है, और फ्रांसीसियों के द्वारा भी चंद्रनगर की किलेबंदी की जाती है। तो ये सिराजुद्दौला के लिए क्या था, संप्रभुता पर चोट थी। तो सिराज ने दोनों कंपनियों को कहा कि आपने जो किलेबंदी की है इसको तोड़ दें।
तो जो चंद्रनगर का शासक था फ्रांस का, उन्होंने किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज जो दक्षिण भारत में एंग्लो कर्नाटक वार के विजय से काफी उत्साहित थे, उन्होंने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को रोका नहीं था। तो ये एक बादशाह के संप्रभुता पर सीधा चोट था। और इसके बाद जो है तो सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल का अभियान किया जाता है और फिर उसके बाद की घटना आगे बढ़ती है। तो ये वही चंद्रनगर है जो इस समय इनसे मिला था, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक किलेबंद क्षेत्र बसा लिया था चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के द्वारा। तो उस किलेबंद क्षेत्र को फोर्ट ऑरलियंस के नाम से जाना जाता था। फोर्ट ऑरलियंस के नाम से जाना जाता था, फोर्ट ऑरलियंस के नाम से। ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का जो किलेबंद बस्ती फोर्ट ऑरलियंस था वो कहाँ पर था, तो बंगाल के चंद्रनगर में था। और यहाँ पर किलेबंद बस्ती बनाने का अधिकार इनको किसने दिया था, फैक्ट्री खोलने का? तो औरंगजेब के समय में बंगाल का जो सूबेदार शाइस्ता खां था, उसने 1673 में यह अधिकार इसको दिया था। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो फ्रांसीसियों के द्वारा जीता गया क्षेत्र था और जो कुछ विस्तार किया गया क्षेत्र था, वो कहाँ कहाँ पर इन्होंने विस्तार किया था, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों के द्वारा 1690 ईस्वी में जो है चंद्रनगर प्राप्त किया गया था, जो अभी आपने देखा है। चंद्रनगर मिल गया पूरी तरीके से, इनको अधिकार में आ गया चंद्रनगर का पूरा क्षेत्र। चंद्रनगर का क्षेत्र इनको मिल गया। पहले यहाँ पर बस्ती बसाने का अधिकार, फिर यहाँ पर चंद्रनगर का क्षेत्र मिल गया। फिर 1600 नहीं 1721 ईस्वी में 1721 ईस्वी में मॉरिशस में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना कर ली। मॉरिशस में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 1725 ईस्वी में केरल के तट पर जो मालाबार है, तो मालाबार के तटीय क्षेत्रों में इन्होंने अपनी एक व्यापारिक फैक्ट्री खोली। और 1739 ईस्वी में इन्होंने करिकाल, जो केरल के तट पर ही हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्रियां खोल ली। तो इन चारों वर्षों को भी इस तरीके से याद रखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मॉरिशस वाला ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भारत से संबंधित नहीं है, नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन मालाबार वाला, करिकाल वाला, चंद्रनगर, चंद्रनगर की किलेबंदी और प्रथम बस्ती का निर्माण, व्यापारिक कोठी सब का निर्माण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में जो फ्रेंच गवर्नर सब कुछ कुछ बने थे, उस फ्रेंच गवर्नर के लिस्ट को आप जान लीजिए। तो भारत में फ्रेंच यानी कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच गवर्नर। तो भारत में जो फ्रांसिस इंडिया कंपनी के फ्रेंच गवर्नर थे, तो इसमें सबसे पहला जो गवर्नर था, क्रम में कभी कभी आ जाएगा, वो पहला गवर्नर था लीनो। लीनो था नाम। लीनो के बाद जो दूसरा फ्रेंच गवर्नर बनता है, उसका नाम है ड्यूमा। ड्यूमा पहला दूसरा गवर्नर बनता है। ड्यूमा के बाद जो तीसरा गवर्नर बनता है वो डुप्लेक्सी बनता है, जिसको हम लोग डुप्ले के नाम से जानते हैं। और डुप्ले 1742 में जो है रहता है, और 1742 से लेकर 1754 तक जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रहता है। डुप्ले के बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल सब के बारे में पढ़ेंगे, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संघर्ष होता है उसमें ये आ जाएगा। डुप्ले के बाद जो चौथा गवर्नर बनता है भारत में, वो है गोडेहू। गोडेहू गवर्नर बनता है। और गोडेहू के बाद जो पांचवा और अंतिम भारत का गवर्नर है, उसका काउंट द लाली कहते हैं। काउंट द लाली बनाता गवर्नर, काउंट द लाली गवर्नर बनाता। तो भारत में ये 5 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हैं। इस तरीके से इनका क्रम है, इनके बारे में आपको याद रखना। और डुप्लेक्सी के बारे में जो और विशेष जानकारी होगी, वो जब एंग्लो कर्नाटक वार होगा तो इसके हर एक नीतियों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो है ना, और इसके बाद देखेंगे कि जो काउंट द लाली के समय में या डुप्ले के समय में क्या होता है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यह जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी, तो आपने देखा था कि कोलबर्ट के सुझाव पर लुई 14वें के शासनकाल में, तो पूरी तरीके से ये सरकारी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और प्रत्येक प्रकार का निर्णय फ्रांस में लिया जाता था, वहां से आदेश आता था, भारत तब यहाँ के गवर्नर उसको अप्लाई करते थे। तो इसकी कुछ समस्या आएंगी।
और दूसरा आगे देखेंगे जो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो आगे चलकर धीरे धीरे व्यापारिक क्षेत्र पर, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में व्यापारिक क्षेत्र पर एकाधिकार करने के लिए दक्षिण भारत में अपना राज्य व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए दोनों टकराते हैं, और इसको हम लोग एंग्लो कर्नाटक वॉर के रूप में जानते हैं। एंग्लो कर्नाटक वॉर, एंग्लो कर्नाटक वॉर के रूप में जानते हैं। और ये जो एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है, 3 एंग्लो कर्नाटक वॉर होगा, देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और तृतीय एंग्लो कर्नाटक वॉर जो है, थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर जो है, उसमें 1760 में एक संधि युद्ध होता है, जिसको हम लोग वांडीवास का युद्ध कहते हैं। वांडीवास का युद्ध, ये भारत में युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। और चूंकि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये दोनों तब भारत में टकरा जाते थे जब विदेशों में कहीं पर भी उपनिवेश प्राप्त को लेकर या किसी अन्य कारणों से लेकर ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में टकराते थे। तो यदि विदेश में ये टकराते थे, उसका प्रभाव सीधे भारत में आता था और वहां पर। तो तीनों जो एंग्लो कर्नाटक वार हुआ था, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम एंग्लो कर्नाटक वार, द्वितीय एंग्लो कर्नाटक वार और तृतीय एंग्लो कर्नाटक वार के समय भी ये लोग विदेशों में टकराए थे। कभी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दों पर टकराते थे, कभी अमेरिका में उपनिवेश प्राप्त करने को लेकर टकराते थे, और जैसे ही वहां पर टकराते थे तो भारत में इनका युद्ध शुरू हो जाता था। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। और इस वांडीवास के युद्ध में क्या होता है कि जो 1700 होता है, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। फ्रांसीसियों की पराजय होती है। और फ्रांसीसियों की जो पराजय होती है, तो पराजय के बाद जो है 1760 में होता है, लेकिन ये जो युद्ध होता है ना, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार होता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध की जो शुरुआत होती है वो 1756 से लेके 1763 में चलता है, यानी ये 7 वर्ष का समय है सप्तवर्षीय युद्ध का। और यूरोप में उपनिवेश को प्राप्त करने को लेकर एक तरीके से कहा जाएगा कि ये युद्ध था। तो 1763 में क्या होता है कि ये जो सप्तवर्षीय युद्ध की अंत होती है, वो पेरिस की संधि से अंत होता है। पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध अंत होता है। और 1763 में ये पेरिस की संधि होती है, और इसी के तहत भारत में भी एंग्लो कर्नाटक वॉर समाप्त हो जाता है। हालांकि 1760 में ही ये हार चुके थे, लेकिन जब पेरिस की संधि होती है, तो इस हार के बाद जो इस संधि में तय किया जाता है, वो ये तय किया जाता है कि फ्रांसीसी यहाँ पर अब किलेबंद बस्ती का निर्माण नहीं करेंगे। किलेबंद बस्ती का निर्माण नहीं करेंगे, यानी कि फोर्टिफाइड एरिया नहीं, किलेबंद बस्ती का निर्माण नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरा, सैनिक क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, ये इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सैनिक क्षमता नहीं बढ़ाएंगे। एक तरीके से केवल और केवल इनका भारत के साथ शांतिपूर्वक कुछ व्यापार करने का अधिकार रह गया। इनके जो कुछ जीते हुए क्षेत्र थे वो अंग्रेजों ने वापस कर दिए। और लेकिन पूरी तरीके से जो है, ना तो यहाँ किलेबंदी कर सकते थे, ना सैनिक क्षमता बढ़ा सकते थे, भारतीय शासकों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते थे। ये पूरी चीजें पेरिस की संधि के तहत तय कर दी गई 1763 में। और फिर लेकिन हालांकि फ्रांसीसी इसके बाद भी बाज नहीं आए। आप आगे देखेंगे जब एंग्लो मैसूर वार होता है, जब हैदर अली के समय में होगा, टीपू सुल्तान के समय में होगा, तो उस समय भी फ्रेंच की कुछ न कुछ भूमिका होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो भारतीय शासकों का सहयोग करते रहते हैं। और पहले भी देखेंगे कि जो फ्रांसीसियों के सहायता से ही हैदर अली ने डुंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया था, आगे भी ये करते रहते हैं। हालांकि 63 की जो पेरिस की संधि हुई थी, जिससे सप्तवर्षीय युद्ध अंत हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था कि भारत में फ्रांसीसियों के विस्तार को रोक दिया गया। केवल ये भारत के साथ केवल और केवल सीमित रूप से व्यापार कर सकते थे, अन्य कोई गतिविधि भारत में नहीं कर सकते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ध्यान में रखेंगे। पुर्तगाली भारत में कैसे समाप्त हुए, ये आपको ध्यान में रखना है, वो मैंने आपको कल बता दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे बैन हो जाती है, किस तरीके से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, वो आपने देख लिया। डच का भी है। तो डचों के साथ क्या होता है ना कि 1759 में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेदरा का युद्ध। और बेदरा का जो युद्ध होता है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। किसके बीच के? तो डच वर्सेज ये ब्रिटिश युद्ध होता है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में डचों की पराजय होती है, और डचों के पराजय के बाद उनका भारत में विस्तार रोक देता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे संधि के नॉर्म्स बना लेते हैं,
उनका विस्तार भारत में रुक जाता है। तो पुर्तगाली पहला पॉइंट अब यहाँ पर ध्यान से रखेंगे, क्योंकि आगे अंग्रेजों के भारत पर प्रभुत्व की शुरुआत होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला कि जो पुर्तगाली भारत आए वो आए भी पहले और जाएंगे भी बाद में, लेकिन इनकी शक्ति सीमित हो जाती है, कुछ अपनी वजह से, कुछ अपनी कमियों के वजह से, कुछ उनकी जो लूटपाट की नीति थी वो, और जो ब्रिटिश नौसेना सर्वश्रेष्ठ थे उसके कारण। तो पुर्तगाली शक्ति भी सीमित हो जाती है। दूसरा जो डेनिश थे वो आपने देखा, डच आए तो डच 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित करने के बाद इनका भी प्रभाव भारत में धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरा जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो आपने देखा कि वो अपना सामान ब्रिटिश सरकार को बेचकर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर यहाँ से चले गए, उनका व्यापारिक क्षेत्र बहुत था भी नहीं। चौथा जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित होते हैं, और 1756 से 1763 तक जो सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, तो पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध की अंत होती है, और उस संधि के तहत ब्रिटेन जो है सो फ्रांस पर भारत में कई तरीके का प्रतिबंध लगा देता है कि अब भारत में आप किलेबंदी नहीं कर सकते, सैनिक क्षमता नहीं बढ़ा सकते, भारतीय शासकों के साथ मिलकर जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रख सकते, केवल और केवल आप यहाँ से शांतिपूर्वक व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते यानी कि 1760 तक आते आते इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली को सीमित कर दिया था, डचों के प्रभाव को सीमित, डेनिश यदि लास्ट में भी लगभग उनका प्रभाव उतना था भी नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त। एक वर्ष के बाद, और 1760 से पहले तक क्या हो चुका था, तो 1760 से पहले 1757 में ये प्लासी जीत चुके थे। पूरी परिदृश्य को देख लीजिए, 1760 से पहले 1757 में ये लोग प्लासी जीत चुके थे, और 1760 में फ्रांसीसी। अब एक प्रमुख शक्ति के रूप में कौन रह गया है, मराठा। तो मराठा भी क्या हो जाएगा, 1761 में ठीक एक वर्ष के बाद पानीपत का युद्ध होता है, और मराठों की जो प्रभुत्व थी, जो कभी मुगल शासक का स्थान लेने का सपना देख रहे थे, वो भी ध्वस्त हो जाता है। और 1761 के बाद ठीक 3 वर्षों के बाद 1764 में फिर एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है, एक साथ अंग्रेजों के द्वारा 3 शक्तियों को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब को, और फिर जो अवध के नवाब को पराजित करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इनका एक छत्र प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। आगे चलकर एंग्लो मराठा होगा, सब होगा, इसके बारे में हम हर एक पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाए कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, वो आपको बता दिया है, कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसमें जो कुछ और फैक्चुअल चीज है, जैसे मैंने आज पहले ही कहा था कि आज पूरी तरीके से फैक्ट पर समर्पित क्लास होगा, तो कुछ जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो भी आप देख लीजिए संक्षिप्त में। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी को किस नाम से जाना जाता है और उसका स्थापना कब वर्ष आया था, एस्तोदा द इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1498 में। फिर वरिंगे और स्तो इर्दिस कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी द ओरिएंटल फ्रांसीसी कंपनी जो था ये 1664 में स्थापित हुआ था। ये कभी आपको मैच करने के लिए प्रश्न आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये एक फैक्ट का एरिया है, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो कुछ फैक्ट का एरिया है, तो सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंध व्यक्ति किसका क्या था, तो वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था आधुनिक समय में। हालांकि रॉल्फ फिच सब भी आए थे, लेकिन व्यापारिक कंपनियों के क्रम में हम कह रहे हैं, हेडिंग है व्यापारिक कंपनी से संबंध व्यक्ति, ये याद रखेंगे। नहीं तो रॉल्फ फिच आया था, जॉन मिडन हॉल आए थे, ये भी है, लेकिन व्यापारिक कंपनियों को। दूसरा है कि पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था, द्वितीय पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जो आपको बताए हैं। जॉन मिडन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, जॉन मिडन हॉल। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज के दूत जिसने जहांगीर से मुलाकात की थी व्यापारिक फरमान के लिए। जेराल्ड ओंगियार या जेराल्ड ओंगियार जो है ये बम्बई का संस्थापक था, बम्बई का संस्थापक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जॉब चॉर्नक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है, जॉब चॉर्नक कलकत्ता के। चार्ल्स आयर कूट, ये फोर्ट विलियम की इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में, और इसके प्रथम प्रशासक भी थे फोर्ट विलियम के, चार्ल्स आयर कूट। और फोर्ट विलियम में बेसिकली जो सिविल अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। हालांकि इसको यहाँ बंद कर दिया, बाद में लंदन में हेलिवरी कॉलेज में इनका प्रशिक्षण होना शुरू हुआ था। फिर विलियम नॉरिस जो था ये 1638 ईस्वी में, 1638 किसका शासन काल हो गया, शाहजहां का। 1638 ईस्वी में स्थापित
नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये एक बहुत ही, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न एक दो बार। एक नई ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई थी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था 1638 में। शाहजहां था, तो ये याद रखेंगे, औरंगजेब नहीं, शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। फिर फ्रैंकोस मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रेंच गवर्नर हो जाएगा। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रेंच गवर्नर। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, अभी बताया, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। शोभा सिंह वर्धमान जिले का जमींदार जिसने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला ये सबसे पहले हो जाएंगे शोभा सिंह, ये याद रखेंगे। वर्धमान जिले का जमींदार। फिर इब्राहिम खान कोलकाता गोविंदपुर और सुतानती का जमींदार था। ऐसे कलकत्ता, जो कोलकाता, सुतानती और गोविंदपुर है, ये जो जगह है बाद में देखेंगे कि अंग्रेजों को मिला था करमुक्त, इसमें जब सिराजुद्दौला और मीर कासिम सबका समय आएगा उस समय इसकी चर्चा होगी, लेकिन अभी याद रखेंगे यहाँ का जमींदार इब्राहिम खान था। जॉन सुरमन मुगल सम्राट फर्रुख शेर से व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए जो एक शिष्टमंडल आया था, जिसमें आपको बताया था ख्वाजा सेहुर्द दुभाषी के रूप में। फिर हैमिल्टन जो था वो डॉक्टर था, उसने फर्रुख शेर का इलाज किया था, ठीक हुए थे। उसके बाद इनको 1717 में एक व्यापारिक फरमान दिया था 3000 रुपये के बदले बंगाल से व्यापार करने का। फादर मॉन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल था, ईसाई शिष्टमंडल। फ्रैंकोस फ्रैंकिसने ने भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापित की थी। फ्रैंको कैरोन होगा इसका नाम, पर हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रैंको कैरोन यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आपके लिए काम दे सकता है, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान में रखेंगे, फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट कुछ जो ईस्वी के हिसाब से होगा, तो 1498 में वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था। 1500 में द्वितीय पुर्तगाली यात्री जो आपको बताया पेट्रो एब्रेल काब्रल का भारत आगमन हुआ था। 1502 दूसरी बार वास्को डिगामा का भारत आगमन। 1510 गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, ये आपको बताया है। 1530 में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी हो गई। 1530 तक कोचीन थी, उसके बाद गोवा। फिर 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1599 1600 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1661 पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को बम्बई दहेज में दिया था। किस रूप में दिया था? तो ब्रिटेन के जो शासक चार्ल्स द्वितीय थे उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी, और उसके बाद इनको दहेज में मिला था, और बाद में चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बम्बई दे दिया था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1690 जॉब चॉर्नक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। अभी तो पढ़ा था कि संस्थापक था, लेकिन 1690 में कालिकाता गोविंदपुर की जगह पर इनको मिला था। 1708-9 में ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक और कंपनी स्थापित हुई थी, जो अभी आपको बताया शाहजहां के दरबार में आया था। तो उस कंपनी का नाम क्या था? वो कंपनी है ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो ये कंपनी स्थापित हुई थी इससे पहले, क्योंकि 1638 में ही स्थापित हो चुकी थी, और इसके बाद यह व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए आया था। तो व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए जब ये कंपनी आया, तो फिर उसके बाद जो है कब 1708-9 में दोनों कंपनी का आपस में विलय हो गया, ये याद रखेंगे। 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध, जो भी आपको बताया, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। और 1760 वांडिवास का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया, जो मैंने आपको बताया। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट आधारित सेशन तो आपके स्टेट पीसीएस अन्य किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले लेक्चर में भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन, विस्तार, उस सब पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आगमन होता है, किस तरीके से विस्तार होता है, कुछ कुछ चीजें तो आपने यहाँ पर जान ली है, कहाँ कहाँ पर उसका फैक्ट्री था, वो चर्चा करेंगे। और जब वो सर पूरी चर्चा हो जाएगी, तब हम फिर से आपको क्षेत्रीय राज्य पर ले चलेंगे, क्योंकि मुगल तो पढ़ लिया है, शेष क्षेत्रीय राज्य। और उसके बाद जो है सो ब्रिटिश एक्सपेंशन की शुरुआत करेंगे, कैसे कैसे कौन सा युद्ध होता है। तो मुझे उम्मीद है पूरा कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से पीटी आधारित, और अभी सामने में आपका कई सारा पीटी का एग्जाम आना है। यूपीएससी का आना है, उत्तर प्रदेश का आना है, बिहार का आना है, एमपी का आना है, राजस्थान का आना है, जेपीएससी का आना है। इन सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 24 मंथ का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 69,500 का है। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर वाईटी तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। तो 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है? तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स में भी आपको मिलता है। तो फिर आप कहेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो आपको इसमें पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ये आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे देश के सबसे टफ प्रतिष्ठित कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर होना चाहिए जो आपको बताए कि सही क्या है, गलत क्या है, आपके मजबूत और कमजोर पक्षों को बताएं, कमजोर पक्षों पर आपके साथ मिलकर काम कर उसको दूर करें, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक कर आपको सही दिशा निर्देशन करें। तो इस तरह के मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है और वो मेंटोरशिप आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और पहले ही बता चुका हूँ कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है ये 25 जनवरी से बढ़ने वाला है। तो आपके पास केवल 2 दिन का समय है, आज और कल का। तो आप जितना जल्दी हो ले लीजिए, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी यूज़ कर लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और जीएस के साथ-साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, आप 24,750 में प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो को जो पूरी तरीके से फैक्ट आधारित है, प्रीलिम्स आधारित है, सभी लोग इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है उसका विस्तार होता है, कैसे कैसे उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।